ये कहानी किसी एक संगठन की नहीं है, ये कहानी है भारत की आत्मा को समझने की दो अलग अलग कोशिशों की। एक लाल झंडे के नीचे खड़ी हुई, दूसरी केसरिया ध्वज के साये में पली बढ़ी। एक ने वर्ग संघर्ष को सच माना, दूसरी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को। दोनों एक साथ ही अपने वजूद में आए। ये साल था 1925 का और इसी साल भारत की राजनीति में दो ऐसी धाराएं जन्म लेती हैं जो अगले 100 सालों तक देश के विचारों को दिशा देने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। 20वीं सदी का भारत गुलामी में था। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत, दूसरी तरफ भूख, असमानता और सामाजिक टूटन। इसी दौर में दुनिया रूस की क्रांति से हिल चुकी थी। मार्क्स, लेनिन और वर्ग संघर्ष के नारे भारत के पढ़े लिखे युवाओं को आकर्षित कर रहे थे। यहीं से जन्म लेती है कम्युनिस्ट विचारधारा, एक ऐसा सपना जिसमें मजदूर, किसान और सर्वहारा सत्ता के केंद्र में हो। उसी साल 1925 में नागपुर की एक शाखा में केशव बलराम हेडगेवार एक और सपना देख रहे थे। उन्हें लगता था कि भारत की हार का कारण केवल विदेशी शासन नहीं है, बल्कि हिंदू समाज की बिखरी हुई चेतना है। इसी सोच से जन्म लेता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जिसका लक्ष्य राजनीति करना नहीं बल्कि समाज को संगठित करना था। वहीं हिंदुओं के नाम पर एक सियासी दल पहले से ही मौजूद था। इसका नाम था हिंदू महासभा। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका उद्देश्य हिंदू हितों की रक्षा करना और भारत में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। साथ ही हिंदू संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देना था। ये संगठन वीडी सावरकर की लीडरशिप में काफी मशहूर भी हुआ। मुस्लिम लीग के जवाब में हिंदूवादी नेताओं का इस दल को समर्थन भी हासिल था। इसका एजेंडा हिंदू एकता की वकालत की और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विरोध करना था। आरएसएस के बनने के बाद हिंदू महासभा को उस समय काफी फायदा भी हुआ था। वहीं कम्युनिस्ट भी भारतीय राजनीति के 1920 के दशक में कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहे थे। नए नवेले वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों संगठनों का लक्ष्य आजादी ही था, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। आपको बता दें कि साल 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी नींव रखी गई थी। जगह थी कानपुर। इसके बड़े नेताओं में शामिल थे एमएन रॉय, अबानी मुखर्जी, एसडी घाटे, जेपी बागेरहट्टा, सिंगारवेलू चेटियार और मोहम्मद शफीक। इसके वजूद में आने के 2 दशक बाद तक ये पार्टियां अपनी विचारधारा को स्थापित करने की तमाम कोशिशों में लगी रही, लेकिन ये दोनों ही वैचारिक धरे कांग्रेस के समकक्ष नहीं पहुंच सके। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान आंदोलन ने 30 और 40 के दशक की राजनीति को कांग्रेस बना मुस्लिम लीग का बनाकर रख दिया था। इसका भी इन दोनों धड़ों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, फिर आया 1947 का दौर। देश आजाद तो हुआ, लेकिन आजाद होते ही धर्म आधारित बंटवारे का शिकार हो गया। कम्युनिस्टों के लिए ये समय उलझनों से काफी भरा हुआ था। वजह ये थी, भारत एक चुनावी लोकतांत्रिक देश के तौर पर आजाद हुआ था। वहीं कम्युनिस्ट विचारधारा लोकतंत्र और चुनाव को नहीं मानती थी। जानकारों के अनुसार कम्युनिस्ट शुरू में चुनावों के बहिष्कार के पक्ष में थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लेने का फैसला किया। कभी सशस्त्र संघर्ष, कभी संसदीय राजनीति। कम्युनिस्ट आंदोलन खुद अपने रास्ते को लेकर भटकता रहा। आरएसएस के लिए यह भी आसान दौर नहीं था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगे। उसी वक्त संघ को पहली बार समझ में आया कि सत्ता से दूरी रखने की कीमत क्या होती है। लेकिन इस दौर में संघ ने खुद को राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक संगठन के तौर पर फिर से स्थापित किया। वहीं सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए संघ ने राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ की भी नींव रखी। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। वहीं साल 1951-52 में हुए लोकसभा के चुनाव में 16 सीटें जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई दूसरे स्थान पर रही। साल था 1957 का। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरी पाद की अगुवाई में भारत की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी।
वहीं दूसरी ओर जून 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की कमान संभाली। लेकिन 1968 में हुई उनकी मौत के बाद जनसंघ का पूरा दारोमदार अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी पे आ गया। वहां से इन दोनों की जोड़ी ने पार्टी की कमान संभाल ली। साथ ही संघ की लीडरशिप में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। दूसरी तरफ आया 1964 का साल, जब सीपीआई में बड़ी फूट पड़ गई। पार्टी दो भागों में बंट गई और सीपीआईएम नाम से एक अलग कम्युनिस्ट पार्टी वजूद में आई। दरअसल सीपीआई और सीपीआईएम का विभाजन गहरे वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण हुआ, जो मुख्य रूप से चीन सोवियत विभाजन और भारत की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध स्थापित करने के बारे में अलग अलग विचारों से उत्पन्न हुए थे। ये विभाजन दरअसल एसए डांगे का सोवियत समर्थक रुख बनाम नंबूदरीपाद की हार्डलाइन वामपंथी विचारधारा और भारत में क्रांति की रणनीतियों का नतीजा था। ये वही समय था जब चीन और सोवियत रूस की कम्युनिस्ट विचारधाराओं में दरार देखने को मिला था। आरएसएस इस दौर में चुपचाप फैल रहा था। शाखाएं, स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, मजदूर संगठन वगैरह वजूद में आ रहे थे। संघ समाज के हर हिस्से में अपनी उपस्थिति बना रहा था। आपको बता दें कि केबी हेडगेवार संघ के सरसंचालक के तौर पर साल 1925 से साल 1940 तक रहे। उनके बाद एमएस गोलवलकर सरसंचालक बने, जो साल 1940 से साल 1973 तक इस पद पर काबिज रहे। फिर आया एमडी देवराज का काल, जो साल 1973 से साल 1994 तक सरसंचालक की भूमिका में रहे। 1980 का दशक दोनों ही विचारधाराओं के लिए काफी निर्णायक था। कम्युनिस्ट बंगाल में सत्ता के शिखर पर जा पहुंचे थे। वो पश्चिम बंगाल में निरंतर 34 सालों तक शासन में रहे, लेकिन सत्ता लंबी चली तो कैडर सुस्त हुए और जमीन खिसकने लगी। जानकारों के मुताबिक इस बीच कम्युनिस्ट पार्टियों से एक बहुत बड़ी गलती हुई। गलती ये थी कि जब पार्टी को केंद्र की सत्ता में आने का अवसर मिला, तब उन्होंने इससे इनकार कर दिया। बात 1996 की है, जब लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के पास एक तरफा बहुमत नहीं था। साल 1996 में उस वक्त के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर था, जिसे सीपीएम की ओर से ठुकरा दिया गया, क्योंकि उनकी पार्टी सीपीएम एक अल्पमत सरकार की अगुवाई करने और कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार में शामिल होने के पक्ष में नहीं थी, जिसके कारण भारत का पहला कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री बनने का मौका उनके हाथ से निकल गया और इस फैसले को बाद में ऐतिहासिक भूल भी कहा गया, जिसके बाद जनता दल के एचडी देवेगौड़ा देश के पीएम बने। वहीं आरएसएस की वैचारिक शाखा बीजेपी धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रही थी। राम मंदिर आंदोलन ने संघ की विचारधारा को जनभावना से जोड़ दिया था। ये पहली बार था जब संघ का विस्तार सत्ता के दरवाजे तक जा पहुंचा था। लेकिन संघ ने वो गलती नहीं की जो गलती कम्युनिस्टों ने की थी। साल 1996 में बहुमत नहीं होने के बाद भी बीजेपी को सरकार बनाने का अवसर मिला तो वो राजी हो गए। दरअसल शंकर दयाल शर्मा 1996 में भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने मई 1996 में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम नियुक्त किया था। ये सरकार महज 13 दिनों तक ही चली थी। बहुमत के बिना अटल जी की सरकार गिरने की वजह से बीजेपी को जनता के बीच बड़ी सहानुभूति प्राप्त हुई। इसका फायदा बीजेपी को 1998 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और अटल जी की अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी। ये सरकार बीजेपी के पॉलिटिकल अलायंस एनडीए के नाम पर बनी थी। हालांकि एक साल बाद ही उनकी सरकार भी गिर गई। फिर 1999 में लोकसभा के चुनाव हुए। एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और अटल जी की ये सरकार पूरे 5 सालों तक चली थी। साथियों, इस बीच आपको बता दें कि संघ के सरसंचालक की भूमिका में राजेंद्र सिंह साल 1994 से साल 2000 तक रहे और के.एस. सुदर्शन साल 2000 से साल 2009 तक रहे। वर्तमान में मोहन भागवत हैं जो इस पद पर साल 2009 से हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई। कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन की सरकार केंद्र में स्थापित की। पीएम बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस सरकार को वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त था। वो दरअसल इसे बाहर से समर्थन दे रहे थे। साल 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते के दौरान कम्युनिस्ट दलों ने यूपीए सरकार के प्रमुख सहयोगी के रूप में इसका कड़ा विरोध किया था।
सरकार पर आरोप लगाया कि ये देश की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति के खिलाफ है। वाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद एक राजनीतिक संकट देश में खड़ा हो गया था, जिसे समाजवादी पार्टी के समर्थन से सुलझाया गया। इसके बाद आया 10 का दशक, नई राजनीतिक तस्वीरें साफ होने लगी। कम्युनिस्ट बंगाल और त्रिपुरा में हार गए, केरल में सत्ता आती जाती रही, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज कमजोर होती चली गई। वैश्वीकरण, निजीकरण और पहचान की राजनीति ने वर्ग संघर्ष को पीछे धकेल दिया। आरएसएस के लिए ये स्वर्णिम दौर था। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। संघ का विचार अब नीतियों, पाठ्यक्रमों और विमर्श में दिखने लगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार 3 लोकसभा के चुनाव जीत गई। साथ ही 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें बनी। एक सदी बाद सवाल ये नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, सवाल ये है कि भारत को इन दोनों से क्या मिला और अब भारत किस दिशा में जाएगा। कम्युनिस्टों ने बराबरी का सपना दिखाया, आरएसएस ने पहचान को मजबूत किया, लेकिन भारत को शायद अब दोनों से आगे की राजनीति चाहिए, जहां विचार कठोर ना हो और राष्ट्र केवल सत्ता का औजार न बने। ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी अभी लिखी जा रही है, हर चुनाव, हर आंदोलन, हर सवाल के साथ, क्योंकि भारत में विचार कभी मरते नहीं, बस अपनी जगह बदल लेते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।